हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही जो भी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसे भी देखते चलेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जिससे आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे, विशाल स्नानागार की बात होगी तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब यहीं पे रुकते हैं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चूंकि ये ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो इसको याद रखेंगे। लोथल के बारे में देखेंगे, ये आपका भोगवा नदी हो जाएगा, याद रखेंगे भोगवा हो जाएगा। जबकि कालीबंगा तो घग्गर हो जाएगा, घग्गर। जबकि मोहनजोदड़ो आपका सिंधु हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सिंधु नदी। हड़प्पा आपका रावी हो जाएगा। सिंधु से याद रखेंगे ये मानसरोवर झील के सनुख्या हिमानी से निकलता है, जबकि रावी आपका रोहतांग दर्रा से निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना आपका मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाकी क्या है? कौटिल्य के बारे में देखेंगे। कौटिल्य का बुक का नाम क्या है? हरिसेन का बुक का नाम क्या है? और कालिदास का बुक का नाम क्या है? तो कौटिल्य का ध्यान रखेंगे, कौटिल्य का बुक का नाम अर्थशास्त्र है, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हरिसेन का देखेंगे, इनका बुक का नाम प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ध्यान रखेंगे हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कालिदास के तो महत्वपूर्ण 2-3 बुक है, जिसमें मालविका अग्निमित्रम हो गया, मेघदूतम हो गया, तो याद रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषनी, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषनी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी के बारे में हम लोग को जानकारी रुमिनदई अभिलेख से प्राप्त होता है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो राइट क्या हो जाएगा? 57 ईसा पूर्व होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? 57 ईसा पूर्व। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। गुप्त शासकों की शासकीय या राजकीय भाषा क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा आपका संस्कृत हो जाएंगे। जबकि प्राकृत कल के सेट में देखे थे कि सातवाहनों का हो जाएगा, मौर्यों का हो जाएगा। ओके, ध्यान रखते क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हम लोग। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, कृष्ण प्रथम क्या हो जाएगा? एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्र को शासक कृष्ण प्रथम करवाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी ने कुल आक्रमण 17 बार किया था। लास्ट आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वाला वंश है। ठीक है, ये आपका सबसे कम समय तक शासन किया था, जबकि तुगलक सबसे ज़्यादा किया था। तुगलक सबसे ज़्यादा और खिलजी सबसे कम किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, कुल 15 सूबों में विभक्त था। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी क्या है? कालीकट। ये आपका क्या है? आपका गलत सुमेलित है। बाकी सब ठीक है। पुर्तगाल का कोचिन बिल्कुल ठीक था। प्रथम कारखाना डेनिश का क्या है? ट्रैंकोबर था, ट्रावनकोर था। डच का मछलीपट्टनम था। जबकि फ्रांसीसी का आपको बोलेगा तो सूरत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1668 में प्रथम कारखाना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज बाय ऑप्शन देखेंगे तो आपका जॉन मिंडेल हॉल हो जाएगा। ओके, जॉन मिंडेल हॉल। जबकि कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो ये जहांगीर के समय आते हैं, ये उससे पहले आ चुका था 1597 में। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा गया? ध्यान रखेंगे, लंपट मूर्ख से किसे जानते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जहादर शाह। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम लोग। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुबारक उद दौला। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? क्वेश्चन आप लोग से है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना वी.डी. सावरकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद, ध्यान रखेंगे, वेद की बात हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, श्री धरलू नायडू, या आपका केशव चंद्र सेन। जो भी मिलेगा ऑप्शन को आप उसको टिक आउट करके आएंगे, धरलू नायडू या केशव चंद्र सेन। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ध्यान रखेंगे, पाइक विद्रोह के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्शी जगबंधु, ऑप्शन सी। ये पाइक विद्रोह उड़ीसा में संपन्न हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, बंगाल गजट जेम्स अगस्ता हिकी बिल्कुल ठीक है 1780 में, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल ठीक है, बंगदूत राजा राम मोहन राय का। तो ध्यान रखेंगे ये चारों के चारों तीनों के तीनों सुमेलित है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सब सुमेलित है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 1854 के वुड डिस्पैच। याद रखेंगे कि 1854 का वुड डिस्पैच किसके समय आता है? तो ये आपका डलहौजी के समय आता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक सेवा जनक आपको वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो देखेंगे, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया जाना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो डेट याद रखेंगे हम लोग कि प्रथम सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1843 में मिलाया गया। याद रखेंगे 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख की बात होगा तो ये 1845 से 46 जाता है। जबकि देखेंगे दोस्तों हम लोग तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1856 के समय होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों 1885 के समय होता है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय आता है। याद रखेंगे सबसे बाद में डफरिन के टाइम में होता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। क्वेश्चन नंबर आपका सी राइट से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सभी हैं, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और चिप लुनकर। ध्यान रखेंगे तीनों आ जाएंगे पूना सार्वजनिक सभा में। अगर इस तीनों में से एक कोई रहता जैसे कि एम.जी. रनाडे है तो आपका राइट आंसर एम.जी. रनाडे हो जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल। याद रखेंगे ये कहाँ पे बने थे? तो आपको 1888 में 1888 में इलाहाबाद में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? अब यहाँ पे रुकेंगे, ध्यान देंगे, आपसे घोषणा पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 19 जुलाई 1905 को। अब यहाँ पे देखेंगे कि लागू कब हो गया? लागू आपका ये जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आपसे अगर लागू पूछ दे तो आपका आंसर ये जाएगा, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। ओके, और फिर पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 में। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन से कि उस वक्त वायसराय कौन था? तो कर्जन था। घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को। उसके एवज में आपका स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। और इसे लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। फिर ये क्वेश्चन हम फिर से याद रखेंगे कि इसको रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 में। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ध्यान रखेंगे लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा। आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। जबकि उधम सिंह ओ डायर की हत्या करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 27 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 कैसे क्या हो जाएगा? प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, C.R. दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम लोग। गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा
ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। चलते क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पे 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखेंगे कुल आपका वैसे इसका आंसर 6 जाना चाहिए था। 1937 के चुनाव में आपका आंसर 6 जाना चाहिए था, कुल 8 था, उसमें से 6 आपका क्या था बहुमत प्राप्त था, 2 में आपका क्या था गठबंधन की सरकार था, 3 में आपका मुस्लिम लीग विजेता हुए थे। ध्यान रखेंगे कुल 11 स्टेट में चुनाव हुआ था, इसमें से 6 आपका क्या था पूर्ण बहुमत था, 2 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाती है, जबकि 3 में बाबू आपका मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। तो आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों एक सिली मिस्टेक हो गया है 29 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो कौन कौन सा है? आपका यूपी संयुक्त प्रांत, एमपी जैसे मध्य प्रांत, फिर बिहार हो जाएगा, फिर मद्रास हो जाएगा, एक सीमांत प्रांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग 31 पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उषा मेहता। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखेंगे गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1931। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा मंगल। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये जीरो फाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसका बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे लिथोफाइट के बारे में। यह वो चट्टान पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्या है? जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। चलते क्वेश्चन 35 पे चलते हैं हम लोग। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्मी कल्चर आपका केचुआ से संबंधित है। बाकी आपका महत्वपूर्ण है कि पीसी कल्चर का संबंध मछली से है और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट से है। क्वेश्चन नंबर 36 है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ध्यान रखेंगे टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी एवं भिलांगना। क्या है? भागीरथी एवं भिलांगना। ये टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं हम लोग। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर क्या है कि सही सुमेलित आपको चूज करना है। तो क्या आपका है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ये आपका देहरादून में है, बिल्कुल ठीक है। अब बताए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका जोधपुर में है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अब आता है कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये आपका शिमला में है। तो याद रखेंगे हिमालय वाला शिमला में है, शुष्क वाला जोधपुर में, और वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। उपयुक्त में से आपका सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ए जाएगा। 2005 में आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं हम लोग। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ध्यान रखेंगे ये आपका गुजरात में हो जाएगा। अब पूछेगा गुजरात की किस जगह पे? तो कलोल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जगह पे? तो कलोल हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये 22 पूछे या 21 पूछे, दोनों का आंसर आपका मीराबाई चानू हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपका भोपाल हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में
भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे इसमें अगर डाटा अगर रहता है हम लोग का कि 5.9, क्या बोला हूँ मैं, 5.9, तो आपका क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर होता है। लेकिन स्पेशली आपको जिक्र नहीं किया गया है, तो आपका राजस्थान भी लेके चलोगे और जम्मू कश्मीर भी, दोनों जगह आपका लिथियम का भंडार मिला है। अगर टन का 5.9 मिलियन टन का बात हो जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, चूँकि 43 स्पष्ट नहीं किया है, ये दोनों राज्यों में आपका लिथियम का भंडार मिला है। चलिए अब क्या 44 है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, 4503। इस तरीके से आप मोबाइल नंबर याद रखेंगे, 4503 लाख करोड़ का खर्च करने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या है बी, क्या है आपका, शिव प्रताप शुक्ला आपका हिमाचल प्रदेश का है। जबकि फागू चौहान किसका है, फागू चौहान आपका मेघालय हो जाएगा, राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्य का आपका बिहार का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्य का आपका बिहार का हो जाएगा, जबकि राधा कृष्ण आपका क्या हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमिताभ कुमार हो जाएगा। याद रखेंगे अमिताभ कुमार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अब देखना क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि फरवरी 2023 में कैमा था, क्रम में श्रृंखला में कैमा था तो 12वां था। याद रखोगे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिजी हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन 48 पे। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, मिस्र। मिस्र से एक क्वेश्चन और बनता है कि कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ? कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मिस्र में हुआ है। और भारत और मिस्र पहली बार साइक्लोन युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे साइक्लोन युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहली बार। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइक्लोन युद्धाभ्यास किनके बीच हुआ है? तो मिस्र के साथ हुआ है, मिस्र और भारत के साथ हुआ है। चलते क्वेश्चन 49 की तरफ हम लोग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 40वां स्थान है। क्वेश्चन 50 है कि दुनिया का पहला नीजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भारत बायोटेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत बायोटेक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कोशिका में राइबोसोम क्या है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, संपादित नहीं हो जाएगा। याद रखोगे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन संश्लेषण होगा, अगर अब्सेंट है तो प्रोटीन संश्लेषण सही तरीके से नहीं होगा। क्वेश्चन 52 है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, चिरकालिका कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चिरकालिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? जिससे खाना बनता है पत्तियों का, तो हरित लवक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हरित लवक आपको पत्ती के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे पत्ती के अंदर पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम धातु रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से समानतः किसका उपयोग पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन में? ध्यान रखिएगा ये बोला है पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा पादप कोशिका कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। पत्ती से खाना बनता है और खाना बाबू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ जाता है। तो ध्यान रखिएगा। जबकि जाइलम का काम क्या है, तो जड़ से पानी पहुंचाना, जल से जैलम, जल से जल। ये आपको क्या करता है, जैलम जल से खाना जल पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है, खाना पहुंचाता है ऊपर से नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी में पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ध्यान रखेंगे बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों होते हैं। ये क्या है, ये आपका
पौधे का उत्तक है। ऑक्सीजन और जिबरेलिन क्या है? ये आपका पौधे का उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किस दर्पण से आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि सामान्यतः नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक, ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा है अधिकतम कितनी दूरी तक, न्यूनतम नहीं पूछ रहा है। न्यूनतम पूछा आप 25 सेंटीमीटर ला के चले आओ, यहाँ पे अधिकतम कितनी दूरी, ये आपका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका अनंत। जबकि आपको न्यूनतम पूछेगा, क्या पूछेगा? न्यूनतम, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर बोलते हैं, उसको हिंदी में जनित्र कहते हैं। जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। जबकि इसमें क्या है? एमीटर क्या है? तो विद्युत धारा के मापक है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, एमीटर बोलते हैं। जबकि गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में धारा है कि नहीं है ये पता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, विस्थापन की दर को आपको वेग कहते हैं और वेग की दर को आपको त्वरण कहेंगे। तो याद रखेंगे, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। क्या होता है? विस्थापन की दर को वेग कहता है। वेग का बीमा क्या होता है? LT-1 होता है। आपसे कभी कभी यही पूछ जाता है कि वेग की दर को, वेग की दर को क्या बोला जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा त्वरण बोला जाएगा। ठीक है, त्वरण बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं हम लोग। दो कोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? तो व्युत्त वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। 62 का क्या आंसर जाएगा आपका? क्या जाता है 62 का? तो वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती जाता है। क्या होता है? तो ये होता है कि आपका Q1/Q2/R²। चलिएगा, आपका यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण कौन है? ध्यान रखिएगा, आपसे लवण पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। जबकि ये सब क्या है? ये सब क्षार है। ये सब किस में आते हैं? क्षार में आते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं हम लोग। Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है Mg मैग्नीशियम में +2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक्चुअली ये फिर कब बनता है? जब मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो +2 होगा। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये -2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर त्याग करे तो वो +2 हो जाएगा। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? घट गया है, क्योंकि ये त्याग किया है, ये साइन देता है त्यागने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 4 होते हैं। किस तरीके से होते हैं आप देख लीजिएगा फिगर में। मान के चलते हैं कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड ये हो गया, तो ये बॉन्ड हो गया। तो क्या होता है? ये साझा कर रहे हैं ना, ये हो गया। ये आपका 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 66 है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन है? तो ध्यान रखेंगे, आपका एथेन भी होता है, मीथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है। तो क्या होता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आपका सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। आपसे बोला कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, सहसंयोजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2O। क्या है ये आपका? जिसका हम लोग दैनिक जीवन में पानी, जल का फॉर्मूला है ना, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये क्या है? सहसंयोजी यौगिक है। चलिए क्वेश्चन 68 का क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो ध्यान रखेंगे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? CHO हो जाएगा। CHO होता है। जबकि बाकी क्या है आपका? OH से क्या होता है? एल्कोहल हो जाएगा। OH से आपका एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल होता है। और COO से क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और क्या होता है? NH2 से ये होता है अमीनो अम्ल होता है। जबकि NH3 से क्या होता है? तो ये अमोनिया होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? तो अदालत द्वारा क्या होता है? अप्रवर्तनीय होता है। ध्यान रखेंगे, अदालत द्वारा क्या होता है? अप्रवर्तनीय। ये किस आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 37 में बोला गया है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के खिलाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पे कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर का 70वां हो जाएगा। 70 में दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जबकि 69 में क्या होता है? दिल्ली को राजधानी
क्षेत्र घोषित किया जाता है? दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 72 का है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी? नहीं। गृह सचिव? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महामंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। केंद्रीय सरकार का ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करके याद करना पड़ेगा। महान्यायवादी देगा? नहीं होना चाहिए। गृह सचिव नहीं होगा। प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव नहीं होगा। होगा कौन? तो देखिएगा मंत्रिमंडल सचिव होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा स्थानीय सरकार का मतलब कि राज्य का विषय कौन नहीं इसमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून और व्यवस्था। ये राज्य सूची का विषय आपका नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन सुधारेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानीय सरकार मतलब क्या हो गया? पंचायत से संबंधित। ये आपका पंचायत से संबंधित, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था पंचायत से संबंधित बिल्कुल ठीक है। स्वच्छता पंचायत का है और लोकोपयोगी आपका पंचायत का है, जबकि कानून और व्यवस्था क्या है? गृह मंत्री का, मतलब कि राज्य सरकार का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। 74 क्या है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 74 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य है। दूसरी में क्या है आपका? तो वेतन हो जाएगा। दूसरी में क्या है आपका? तो वेतन की बात किया जा रहा है। तीसरी में क्या है? तो शपथ की बात किया जा रहा है। चौथी में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और छठी में क्या है? तो 4 राज्यों की जानकारी दिया जाता है। कौन कौन सा है? तो अब आपका मेघालय और असम हो गया ऊपर में, और नीचे में आपका क्या हो गया? त्रिपुरा और क्या होता है? मिजोरम होता है। इस तरीके से हम लोग इसको ATM याद करेंगे। ATTM, असम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय आता है और क्या आता है आपका? मिजोरम आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 आर्टिकल होगा। ओके, जब आर्टिकल 50 बोलता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से बंटवारा बोलता है। ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका का न्यायपालिका से बंटवारा आपका 50 बोलता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 335। ध्यान रखोगे, 335। चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका है? आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण किसका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 78 की ओर कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन आ जाएगा? तो वस्तुओं का परिवहन। वस्तुओं का परिवहन क्या आ जाएगा? आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि मछली पालना, खेती करना, कृषि करना ये आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.2 आपका क्या हो जाएगा? शहरीकरण का स्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 को चलते हैं हम लोग की क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्त ऋषि नाम दिया गया, कौन शामिल है? तो आपको क्या हो जाएगा? क्षमता को शामिल बिल्कुल ठीक है, हरित विकास बिल्कुल ठीक है, वित्तीय क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, युवा को आगे लाना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा आपसे। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना कौन सा पूछा जा रहा है आपसे आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 81 का आपका खड़गपुर पहाड़ी। ध्यान रखेंगे, खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम के। कौन सा क्रम के हैं? धारवाड़ क्रम के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82 पे, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम द्वीप क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है ना। ध्यान रखेंगे, जैसे भारत ये हो गया, फिर यहाँ पे श्रीलंका है, तो इस एरिया में कौन है? तो आपका रामेश्वरम। जबकि एलिफेंटा कहाँ पे आता है? तो एलिफेंटा इस एरिया में है, एकदम उत्तरी क्षेत्र में क्या है? एलिफेंटा है। चलते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम लोग। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गंगा हो जाएगा। ये 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 2525 है, आपको याद रखना है। जबकि गोदावरी का कितना है? तो आपका 1465 है, सिंधु का बोलेगा तो 2880 है, और आपका ब्रह्मपुत्र का 2900 है। ध्यान रखिएगा, आपका पूछा है भारत का,
भारत का पूछा जा रहा है, क्योंकि सिंधु ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर से आते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत के बाहर से चाइना तिब्बत के क्षेत्र से आते हैं, इसलिए भारत की नहीं नदी नहीं हुई। चलते क्वेश्चन नंबर 84 का, रेगुर किसका नाम है? रेगुर किसका नाम है? तो आपको राइट लिखा जाएगा, इंपोर्टेंट है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें ईख की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, ध्यान रखिएगा, ईख की खेती और एथेनॉल का जो आपको जेट्रोफा पे होता है, ज़बरदस्त तरीके से इसमें होता है। चलते क्वेश्चन 85 पे, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्षत्र हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। जबकि आकाशगंगा के अंतर्गत बहुत से ताराओं का समूह आ जाएगा, बहुत से ज़्यादा, असंख्य, मतलब कि 10 के बराबर 10 अरब आता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन 86 पे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 अप्रैल। अब 22 मार्च में क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है? जल दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, कितने का? 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है, तो 90 डिग्री में 360 मिनट हो जाएगा। तो आपको आवर में चेंज कीजिएगा तो ये आपका 6 घंटे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लेते हैं। वेंगुएला की बात हो रहा है, वेंगुएला धारा आपका अटलांटिक का है, जो कि ठंडी है, ध्यान रखिए, ये ठंडी जल धारा है, अटलांटिक का है। बाकी सब कहाँ का है? हिंद महासागर का। अग्लुहास कहाँ का है? हिंद महासागर गर्म जल धारा है। हिंद महासागर गर्म जल धारा पूछेगा तो राइट आंसर अग्लुहास हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे, इनमें से कौन से झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन है? ये आपका क्या हो जाएगा? बियर। बियर क्या है आपका? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, जबकि सुपीरियल है, मिशिगन है और ह्यूरन भी है। चलिए, इसमें ईरी भी आता है और ओंटारियो भी आता है, ध्यान रखिएगा, ईरी भी आता है, इसमें क्या आता है? ईरी भी आता है और ओंटारियो भी आता है, ओंटारियो भी आता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेट लेक्स में आपका ह्यूरन भी है, सुपीरियल भी है, मिशिगन भी है, ईरी भी है, ओंटारियो भी है। तो कुल 5 आपका आता है ग्रेट लेक्स में। क्वेश्चन 90 है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन से है, पारिस्थितिकी तंत्र से निर्वहन से है। क्वेश्चन नंबर 91 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण में क्या बोला है? ग्रीन हाउस, हरित गृह प्रभाव कैसे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किससे शुरू हुआ था? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आपसे कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं में बिल्कुल ठीक है, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को बिल्कुल ठीक है, वन्यजीव संरक्षकों को बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन चलते हैं 95 का, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? वेरी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी बुक है। किनका है? अंदाज लगा लो, महात्मा गांधी का। पक्षधर थे, पंचायती राज के काफ़ी ज़्यादा पक्षधर थे महात्मा गांधी। बोला जाता है कि आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 आपको गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो पंचायती की व्यवस्था महात्मा गांधी का सपना था, जो कि आपको 40 में मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सीटें वर्तमान में पूछा जाएगा कितना है? तो इसका राइट आंसर 243 देखा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, 98 समझते हैं हम लोग। 98 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग से, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पर्यावरण से संबंधित कौन हो जाएगा? आपका चारों हो जाएगा। वन नीति बिल्कुल ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1986 बिल्कुल ठीक है, औद्योगिक नीति बिल्कुल ठीक है और शिक्षा नीति बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन चारों हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 पे, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? तो आपका धान का खेत,
घास का मैदान, वन एवं झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान का खेत क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम है। बाकी आपका क्या है, सब क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। वन क्या है तो प्राकृतिक है। झील क्या आपसे पूछा जाएगा कोई पेपर में कि वन क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि वन भी एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। झील क्या है, ये भी एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, और घास का मैदान भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 100 पे। आज का आखिरी क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यतिता है। पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था। इंपॉर्टेंट नारा है, याद रखोगे। 1970 के दशक में ये चला था आंदोलन। 1970 के दशक में ये आंदोलन चला था उत्तराखंड में। तो राइट में क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। तो दोस्तों हम लोग ने इस तरह से 100 क्वेश्चन रिच आउट किया। साथ ही हम यह भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर सेशन आपको पसंद आया होगा या कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा तो लाइक एवं शेयर तो बनता है ना, तो कीजिए दबा के एक लाइक एक शेयर, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप खूब मेहनत दबा के कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।